नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, पूरी इंडियन ज्योग्राफी को हम MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने बांगर के बारे में, खादर के बारे में, तराई के बारे में डिटेल से वहां पे जाना। आज हम उत्तर के जो विशाल मैदान है उसके प्रादेशिक विभाजन को देखेंगे कि इसको कितने वर्गों में या कितने प्रादेशिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विभाजन इसका किया जाता है। पूर्वी विभाजन, पश्चिमी विभाजन, जिसके अंतर्गत गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, वो सब आते हैं। आज हम उनको कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 10वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी में भी पूरी इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है या आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो आप उसको भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए MCQ वाली क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक विशेषता सिंधु सतलज नदी समूह और गंगा नदी समूह के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो सिंधु सतलज जल नदी समूह यानी जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? इन दोनों के मध्य में जल विभाजक का काम अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, हमने बात करी कि हम आज उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसके क्षेत्रीय या प्रादेशिक विभाजन को देखेंगे। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये बना किन किन नदियों से है? ये बना है गंगा, इसके अलावा सिंधु और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं इनकी और इनकी सहायक नदियों के निक्षेपण के कारण ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो गंगा और सिंधु है इनके मध्य में जल विभाजक के रूप में काम करता है अरावली पर्वत, जो हमारे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, बेसिकली उत्तर भारत के विशाल मैदान को दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं पश्चिमी मैदान, दूसरे को कहते हैं पूर्वी मैदान। पश्चिमी मैदान के अंदर जो सिंधु का मैदान है, इसके अलावा पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, वो सब आते हैं। और पूर्वी मैदान के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। ठीक है, जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये एक मुख्य जल विभाजक के रूप में काम करता है। अब जल विभाजक होता क्या है? जैसे एक बड़ी सी ये पर्वत चोटी होगी, इस पे जब बारिश का पानी गिरेगा तो इसके एक तरफ का पानी एक नदी तंत्र में जाएगा और दूसरी तरफ का पानी दूसरे नदी तंत्र में जाएगा। तो इसके एक तरफ का पानी यानी जो पश्चिमी क्षेत्र का पानी है वो चला जाता है सिंधु नदी तंत्र में। जरूरी नहीं है सिंधु नदी में जाएगा, सिंधु नदी आप जानते हैं ज्यादातर पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी तंत्र जो उसकी सहायक नदियां हैं, जो उसमें मिलने वाली नदियां हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र का पानी चला जाता है सिंधु नदी तंत्र में और पूर्वी क्षेत्र का जो पानी होता है वो चला जाता है गंगा और गंगा नदी तंत्र की नदियों में, जिसमें चंबल हो गई, बेतवा, काली सिंध नदी हो गई, वो सारी इसमें। तो अरावली जो है मुख्य जल विभाजक का काम करता है। अब आपको यह कॉन्सेप्ट याद है जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगला, पंजाब हरियाणा के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह मैदान पश्चिम में स्थित है जिसका विस्तार पंजाब व हरियाणा के अतिरिक्त दिल्ली तक पाया जाता है। जो पंजाब हरियाणा का मैदान है यह हमारा अरावली पर्वत के पश्चिम के इलाके में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, यानी गंगा के मैदान के पश्चिमी इलाके में यह पड़ता है। और इसका जो विस्तार है आपको पंजाब हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली तक यह देखने को मिलेगा। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है, जिसे इसकी अनुउर्वर प्रकृति के कारण बैडलैंड भी कहते हैं। जो ये वाला इलाका है पंजाब हरियाणा का मैदान, ये ज्यादातर बांगर से बना हुआ है और इसकी अनुउर्वर प्रकृति के कारण इसके कुछ इलाके को बैडलैंड के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा था बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत के विशाल मैदान में ज्यादा कौन सा इलाका है? बांगर का। लेकिन अगर हम उपजाऊ की दृष्टि से बात करें तो ज्यादा उपजाऊ खादर को माना जाता है। तो ये बांगर से बना हुआ है पंजाब हरियाणा का मैदान। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा अनुर्वर है, काफी उपजाऊ है लेकिन खादर से कम।
इस इलाके में कुछ जगहों पर आपको इरोजन के कारण, अपरदन के कारण बंजर भूमि देखने को मिलेगी या अनउर्वर भूमि देखने को मिलेगी, उसे ही बैडलैंड कहते हैं। ठीक है। सिंधु सागर दोआब का विस्तार मुख्य रूप से झेलम और सिंधु नदी के मध्य में है। ये वाला भी आपका सही होगा। दोआब क्या होता है, पंजाब में कौन कौन सी नदियों के दोआब है, वो सब हम अभी आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद करें, जो सिंधु सागर दोआब है ये झेलम और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। पूछा है इनमें कौन सा सही है, तीनों आपके सही होंगे। अगला, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों द्वारा तीव्र अपरदन से निर्मित होने वाली स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए, पंजाब के मैदानी इलाकों में या पर्वत जहां पे खत्म होते हैं और जहां से मैदान शुरू हो जाते हैं, वहां पर तीव्र अपरदन के कारण जो स्थलाकृति वहां पर बनती है उनको क्या कहा जाता है, इनको चौस कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौस बेसिकली होते क्या हैं, तो देखिए, जब नदियां आती हैं, अपना तेज बहाव लेकर आती हैं, पर्वतों से नीचे उतरती हैं, तो वो जमीन को या मिट्टी को काटती हुई चलती है, यानी वहां पर अपरदन होता है, जिस वजह से वहां पर उबड़ खाबड़ भूमि या गड्ढों वाली भूमि बन जाती है। उसी भूमि को कहते हैं चौस। इसके अलावा ये जो भूमि बनती है चौस, वहां पर बहने वाली जो मौसमी जल धाराएं हैं उनको भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो वहां पे तेज हवाएं भी चलती हैं उनको भी चौस कहा जाता है और उनकी वजह से बनने वाले मैदानों को भी चौस कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद करना है। पंजाब में चौस क्या है, तो नदियों के द्वारा या तेज हवाओं के द्वारा जो अपरदन होता है, जिसकी वजह से वहां पे उबड़ खाबड़ बन जाती है जमीन या गड्ढे वाली जमीन बन जाती है मैदान के शुरुआत में, उसे कहा जाता है चौस। ठीक है। अगला, पंजाब और हरियाणा के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दो शब्द यहां पे दिए गए हैं, एक बेट और एक चौस। बेट क्या है, नदियों के किनारे पाई जाने वाली नई उपजाऊ खादर भूमि। हमने बात करी पंजाब हरियाणा का जो पूरा मैदान है ज्यादातर ये बांगर से बना है, लेकिन नदियों के किनारे हमको नई उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलती है जिसे खादर कहते हैं, और नदियों के किनारे जो खादर भूमि है उसको कहा जाता है बेट। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। चौस, शिवालिक पहाड़ियों के ढालों पर बहने वाली मौसमी धाराएं या बरसाती नालों को चौस कहते हैं। यह भी सही है कि शिवालिक पहाड़ी के ढालों पर, जहां पे शिवालिक पहाड़ी खत्म हुई और जहां से मैदान शुरू हुए, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, चौस भूमि या चौस धाराएं चलती हैं, जिस वजह से वहां पे चौस स्थलाकृति बनती है। तो पहला और दूसरा दोनों आपके सही यहां पे होंगे। बेट आपको पता चल गया। अब आपके देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बताएगा, पूछेगा आपसे कि पंजाब हरियाणा का जो पूरा मैदान है उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, ये किस प्रकार का है, बांगर है या खादर। तो आप कहेंगे बांगर है, लेकिन कुछ इलाकों में खासकर नदी के तटों पर आपको खादर भूमि भी मिलेगी। उस खादर भूमि को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे बेट। ठीक है। अगला, पंजाब हरियाणा के मैदान में स्थित दोआब, दोआब यानी दो नदियों के बीच की भूमि के संदर्भ में सूची को सूची 2 से आपने सुमिलित यहां पे करना है। तो चलिए इनको यहां पे मिलाते हैं। दोआब क्या होता है, आपने देखा दो नदियों के बीच की भूमि। जो पंजाब है, पंजाब मतलब 5 नदियों के मध्य की भूमि। पंजाब में 5 नदियां वहां पर बहती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं, तो उसमें सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु। इन नदियों के मध्य में बसा हुआ है हमारा पंजाब, इसीलिए पंज दानी आप यानी 5 नदियों की भूमि, दोआब 2 नदियों की भूमि। ठीक है, चलिए अब इनको मिलाते हैं। बिस्त दोआब, बिस्त दोआब जो है ये किन नदियों के मध्य का इलाका है, ये हमारा बिस्त। अगर आप नाम से देखेंगे तो एक तरफ आपको बिस्त मिलेगा, दूसरी तरफ इस्त, यानी ब्यास और सतलज। तो पहले का हो जाएगा आपका 3। बारी दोआब की बात करें तो बा से ब्यास होगा, री से रावी हो जाएगा, यानी कि 4, दूसरे का 4। रचना दोआब की बात करेंगे, रच से रा से आपका क्या होगा, रावी, और चना से आप चेनाब को याद कर लेंगे तो ये हो जाएगा रावी और चेनाब यानी 1। और चज दोआब की बात करेंगे, चा से चिनाब, जा से झेलम, तो ये हो जाएगा 2। 3 4 1 2 हमारा सही आंसर है। 3 4 1 2 जो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और सिंधु सागर दोआब जो 5वां दोआब है वो झेलम और सिंधु के मध्य में स्थित है। ठीक है। कई बार ये सवाल आता है कि सीधा सीधा सवाल ऐसे दे देता है कि जो हमारा बारी दोआब है ये किन नदियों के मध्य में स्थित है, तो आप कहेंगे बारी को मिलाएंगे, बा से ब्यास, रा से रावी, तो ये ब्यास और रावी के मध्य का इलाका है। ठीक है। अगला,
तो ये हमने बात करी पंजाब हरियाणा के मैदान की, ऊपर हमने अरावली के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम चलेंगे राजस्थान के मैदान की। हमने शुरुआत में बात करी थी कि उत्तर भारत के मैदान को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पश्चिमी मैदान, एक होता है पूर्वी मैदान। हमने सिंधु के मैदान के बारे में बात करी, ज्यादातर इलाका उसका कहां पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अरावली के साथ हमने कॉन्सेप्ट समझा कि वो जल विभाजक के रूप में काम करती है। फिर हमने पंजाब हरियाणा के मैदान को देखा। पश्चिमी मैदानों के अंतर्गत जो तीसरा वर्गीकरण है वो राजस्थान का मैदान है, जिसे अब हम यहां पे जानेंगे। सवाल है, राजस्थान के मैदान और उसकी अपवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। इस मैदान का विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। क्या पहला वाला आपका सही है? पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। जो हमारा राजस्थान का मैदान है यह अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक पूरा फैला हुआ है। ठीक है। राजस्थान मैदान का पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक आर्द्र है और यहां पर स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या ये सही है? सेकंड वाला भी आपका सही यहां पे होगा। जो राजस्थान का पूर्वी भाग है पश्चिम की तुलना में ज्यादा नमीदार है, ज्यादा आर्द्र है, इसीलिए वहां पर आपको थोड़ी बहुत घास देखने को मिलेगी जिसे स्टेपी प्रकार का कहते हैं। जो पश्चिमी इलाका है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है, मरुस्थलीय इलाका है, जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहां की प्रमुख नदी लूनी है जो अपना जल सीधे अरब सागर में विसर्जित करती है। ये वाला आपका गलत है। राजस्थान की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, लेकिन ये ऐसी नदी है जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में जाकर के विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बहुत कम होता है जब ये अरब सागर तक जाती है, तो सीधे अरब सागर तक नहीं जाती। आमतौर पर ये कच्छ के रण में जो गुजरात में पड़ता है, सफेद रेगिस्तान जिसको कहते हैं, वहां जाके विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ये वाला आपका गलत यहां पे दिया हुआ है। ठीक है। सांभर, डिडवाना, पचपदरा इस मैदान की प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। क्या ये सही है? ये वाला आपका बिल्कुल सही। देखिए, दो प्रकार की झीलें होंगी। यहां पर मान लीजिए ये आपका समुद्र है, तो समुद्र के नजदीक लगी हुई एक भूमि जिसको कहते हैं, या झील जिसको कहते हैं लैगून झील या तटीय झील। ठीक है। और एक भूमि ऐसी होगी जो चारों तरफ से जमीन से घिरी होगी, समुद्र से नहीं लगी हुई, इसको कहा जाता है अंतःदेशीय झील। ठीक है। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है खारे पानी की, तो चिल्का। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है खारे पानी की, तो भी चिल्का को कहेंगे, क्योंकि वो समुद्र के साथ लगी हुई है, समुद्र से चिपकी नहीं है लेकिन समुद्र के नजदीक है, तो वो तटीय लेक हो गई। अगर अंतःदेशीय पूछेगा तो सांभर को आपने टिक करना है। ठीक है। यहां पे अंतःस्थलीय या अंतःदेशीय है, तो वो है सांभर। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है? इनलैंड झील पूछा है यहां पर, तो आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, सांभर झील इसका आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान के मैदान में स्थित राजस्थान बांगर की उपजाऊ भूमि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राजस्थान का मैदान उत्तर भारत के मैदान का ही एक पार्ट है। हमने ऊपर इसका पूरा वर्गीकरण देखा। यहां पर राजस्थान बांगर यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा, भारत में उत्तर भारत के मैदान के अंदर ज्यादातर आपको बांगर का इलाका मिलेगा, राजस्थान में भी है। बांगर उतनी उपजाऊ नहीं होती, उपजाऊ होती है लेकिन उतनी नहीं होती जितनी खादर है। तो बांगर में जो उपजाऊ वाली भूमि है यहां की, उसको क्या कहते हैं? इसे रोही कहते हैं। रोही क्या है? एक प्रकार की ऐसी बांगर भूमि जो राजस्थान के मैदान में मिलती है और काफी उपजाऊ है, उसको कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यहां पर कृषि की जो संभावनाएं होती हैं, यहां पे जो खेती होती है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है। राजस्थान हरियाणा के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर ऐसे खेतों के लिए, ऐसे भूमि के लिए जो काफी उपजाऊ है, उसके लिए रोही शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है। ठीक है। अगला, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पलाया से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि पलाया आपको कहां देखने को मिलेंगे और ये होते क्या हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। होते क्या हैं? चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे बॉल्सन के मध्य बनने वाली अस्थायी और उथली खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। तो पलाया क्या होती है? टेम्पररी ऐसी झीलें जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होती हैं। ठीक है। ब्लॉसन क्या होता है? बाल्सन। बॉल्सन बेसिकली चारों ओर
पहाड़ों से घिरा हुआ भूमि होती है, गड्ढा होता है। जब इसमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, इसको कहा जाता है फिर पलाया। खाली है तो बॉल्सन। ठीक है। अगला, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चौरस सतह और अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी, उथली और खारी झीलों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में चौरस सतह यानी समतल क्षेत्र में अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी, उथली और खारी झीलों को, यानी जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? अब आपको पता है, पलाया कहते हैं। रोही क्या होती है? राजस्थान में जो उपजाऊ मैदान है बांगर का, उसको कहते हैं। बेट क्या होता है? पंजाब हरियाणा के मैदान में नदियों के किनारे की जो खादर भूमि है उसको बेट कहते हैं। और बॉल्सन क्या है? यही वाला गड्ढा लेकिन खाली। ठीक है। कथन है 25 सेंटीमीटर समवर्षा राजस्थान के मैदान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भौगोलिक सीमा है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा जिन जिन इलाकों से होकर जाती है वहां वहां पर एक जैसी वर्षा होती है केवल। ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर को एक बेंचमार्क माना जाता है। क्यों माना जाता है उसकी भी हम बात करेंगे। कारण है, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा राजस्थान बांगर यानी अर्ध शुष्क भाग और थार मरुस्थल यानी पूर्णतः शुष्क भाग के बीच विभाजन रेखा का काम करती है। यह आपका बिल्कुल सही है। देखिए, राजस्थान को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है। एक तरफ तो आपको थोड़ी बहुत हरियाली या थोड़ी बहुत खेती के साक्ष्य मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत खेती करने लायक भूमि मिल जाएगी। दूसरी तरफ स्थित है थार मरुस्थल जो पूरी तरीके से सूखा है। तो इन दोनों को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है वो कितने सेंटीमीटर वाली है? 25 सेंटीमीटर। 25 ही क्यों है? क्योंकि किसी भी क्षेत्र को मरुस्थल तभी माना जाता है जहां पर 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से जो वर्षा होती है वो कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। तो उस क्षेत्र को मरुस्थल यानी रेगिस्तान माना जाता है। तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है एक साल में, इसीलिए वो रेगिस्तान है पूरा। दूसरी तरफ हल्की फुल्की बरसात हो जाती है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए ये वाला इलाका थोड़ा उपजाऊ है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर को बेंचमार्क माना गया। और जिन जिन इलाकों में 25 से कम वर्षा होती है वो रेगिस्तान में आ गए, जहां ज्यादा होती है वो राजस्थान बांगर में आ गए। इसीलिए ये वाली जो रेखा है दोनों के बीच विभाजन रेखा का काम करती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही यहां पे हो जाएंगे। ठीक है। अगला, गंगा के मैदान के प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अब हम गंगा के मैदान की बात करेंगे। उत्तर भारत के मैदान को दो वर्गों में हमने बांटा था, एक था पश्चिमी मैदान, एक पूर्वी मैदान। पश्चिमी मैदान में सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान हमने देखा। अब हम पूर्वी मैदान की शुरुआत करेंगे जिसमें गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। गंगा के मैदान के प्रादेशिक विभाजन को लेकर 3 स्टेटमेंट देखिए। ऊपरी गंगा का मैदान, देखिए जो गंगा का विभाजन होता है, गंगा के मैदान का विभाजन किया गया है, उसमें 3 भौगोलिक हिस्सों में इसको बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है, जो पश्चिमी यूपी वाला इलाका है, रोहेलखंड और अवध वाला इलाका, वो इसमें शामिल है। मध्य गंगा का जो मैदान है, इसमें जो पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार है वो इसमें आता है। और निम्न गंगा का जो मैदान है, इसमें पश्चिम बंगाल का इलाका आता है। तो ऊपरी गंगा का मैदान ये आएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पहले का वाई होगा। मध्य गंगा में पूर्वी उत्तर प्रदेश आएगा यानी कि Z, और निम्न गंगा में आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा यानी कि X। YZX आपका आंसर होगा। YZX आपको पहले ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। गंगा के मैदान के बारे में हम बात कर रहे थे। इसको 3 उसमें बांटा जाता है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान जिसका विस्तार यूपी में है, पश्चिमी यूपी के अंदर। इसके अलावा मध्य गंगा का मैदान जो पूर्वी यूपी और उत्तर बिहार में पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा निम्न गंगा जो बंगाल के साइड हमारा पड़ता है। ठीक है। ऊपरी गंगा के मैदान को मुख्य रूप से किन 2 क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया जाता है? ऊपरी गंगा के मैदान को रोहेलखंड के मैदान और अवध के मैदान के रूप में भी बांटा जाता है। ठीक है। इन दोनों का, ये पूरा पश्चिमी जो यूपी है उसी के अंदर आते हैं। ठीक है। गंगा नदी के समांतर पाई जाने वाली दलदली भूमि को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए, गंगा नदी के समांतर में जो हमें एक दलदली भूमि देखने को मिलती है, जहां पे पानी भरा होता है, एक यानी कि नम क्षेत्र होता है, यानी वेटलैंड होता है, आर्द्र भूमि होती है, ऐसे इलाके को क्या कहते हैं? ऐसे इलाके के लिए टाल भूमि कहते हैं।
हमने नोट्स में इसको कवर किया था कि ऐसी भूमि को चौड़ भूमि कहते हैं, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, टाल और चौड़ भूमि दोनों एक जैसी होती है, दोनों एक ही हैं। बस अंतर क्या है? अंतर यह है कि गंगा के समांतर पैरेलल में जो आपको दलदली भूमि देखने को मिलेगी उसे टाल भूमि कहते हैं, और गंगा से दूर ऐसी भूमि जो नदी के समांतर नहीं है वो दलदली भूमि है, उसको कहा जाता है चौड़ भूमि। तो दोनों में क्लियर करना, अगर दोनों विकल्पों में हो, गंगा के समांतर पूछा गया हो तो टाल पर टिक करेंगे, अदरवाइज चौड़ पर। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है हमने उसको भी जाना। अगला, निम्न गंगा के मैदान जो कि बंगाल की साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा में स्थित जल से भरी रहने वाली निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न गंगा के क्षेत्रों में भी जैसे हमने देखा, गंगा के जो इलाके हैं, खासकर मध्य गंगा के इलाके में गंगा के समांतर आपको क्या मिलेगी? टाल भूमि, और नदी के तट से दूर जो गंगा के समांतर नहीं है वहां पर मिलेगी चौड़ भूमि। निम्न गंगा के मैदान में भी आपको ऐसी भूमि मिलेगी जो दलदली है, पानी से भरी हुई है, इसे वहां पर बील भूमि कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य गंगा के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका विस्तार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में पाया जाता है। मध्य गंगा वाला मैदान बिल्कुल सही। ऊपरी गंगा पश्चिमी यूपी, मध्य गंगा पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार, और निम्न गंगा बंगाल। ठीक है, यह मैदान संपूर्ण गंगा बेसिन में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। क्या ये सही है? ये वाला आपका सही है। जो मध्य गंगा का मैदान है हमारा, जिसमें पूर्वी यूपी और उत्तर बिहार हमारा पड़ता है, इसी इलाके में आपको कोसी नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, घाघरा नदी, ऐसी नदियां मिलेंगी जो कि बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा कुप्रसिद्ध हैं। कोसी नदी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसीलिए ये वाला जो इलाका मध्य गंगा का मैदान सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित वाला इलाका है। ठीक है, इस भाग में नदियां अत्यधिक विसर्प बनाकर बहती हैं, जिसके कारण यहां पर गोकुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स ज्यादा पाई जाती हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या होती है? देखिए, कोई नदी जब बह रही है तो इस इलाके में, खासकर मध्य गंगा के मैदान के इलाके में, नदी सीधे नहीं बहती, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी होकर वो बहना शुरू करती है। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है, पानी बहुत तेजी से आता है, तो वो क्या करती है? वो अपना यहां से निकली और सीधा इस तरीके से अपना रास्ता बदल करके, क्योंकि अब उसकी गति बहुत ज्यादा तेज है, पानी बहुत ज्यादा है, तो वो सीधा अपना ये वाला मार्ग बना लेगी। यानी अब उसने अपना मार्ग बदल दिया। तो एक तो इस वजह से बाढ़ यहां ज्यादा आती है क्योंकि नदियां मार्ग ज्यादा बदलती हैं। अब ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते यहां पर बन गए, समय के साथ ये क्या होते हैं? नदी से कट जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है गोकुर झीलें, जो रह जाती हैं नदी के साथ, इनका संपर्क पूरा टूट जाता है, पानी जो यहां पे भरा रहता है बस वही रहता है। तो यही होती हैं ऑक्सबो लेक्स, जो कब बनती हैं? जब नदियां विसर्प यानी कि टेढ़े मेढ़े जैसे सांप चलता है वैसे चलती हैं। कुछ टाइम के बाद नदी फिर ऐसे बहने लगेगी तो ये वाला इलाका नदी से कट जाएगा। यही गोकुर झील है। तो बाढ़ आने का कारण भी यही है इस इलाके में कि नदियां यहां पे अपना मार्ग ज्यादा बनाती हैं, ज्यादा बदलती हैं। ऑक्सबो लेक्स यहां पे ज्यादा बनती हैं, रास्ता हर बार नदी अपना बदल देती है। ठीक है, पूछा है कौन सा सही है? तीनों आपके सही होंगे। कथन और कारण को दिया है यहां पर। देखिए, मध्य गंगा के मैदान में गोकुर झीलें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, पहला बिल्कुल सही है। ये इस मैदानी भाग में नदियां ढाल की कमी के कारण सीधे न बहकर विसर्प के रूप में टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं। क्या ये सही है? ये वाला भी सही है। क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि यहां पर गोकुर झीलें ज्यादा हैं? इसका कारण क्या ये है? तो आप जानते हैं इसका कारण यही है, अगर गहराई ज्यादा है, जैसे हम देखेंगे हिमालय की नदियां हैं तो वहां पर गहरी घाटियां हैं, दोनों तरफ बड़े बड़े पर्वत हैं, तो नदी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो नहीं पाती। ये मैदानी इलाका है तो नदियां, जैसे मैंने आपको बताया, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। कुछ टाइम के बाद नदी का फ्लो जब तेज होता है वो सीधी बहने लगती है। ये वाला संपर्क धीरे धीरे फिर टूट जाता है। तो इस इलाके में गोकुर झीलें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। कारण क्या है कि ढाल यहां पर कम है, नदियां विसर्प की तरह यानी सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, जिस वजह से गोकुर झीलें ज्यादा बनती हैं, जिस वजह से बाढ़ ज्यादा आती है। ठीक है, कथन, कारण और व्याख्या तीनों आपके सही हो जाएंगे। एक पेपर में सवाल आया भी था कि गोकुर झीलें कैसे बनती हैं, तो नदियों के विसर्प आकार में चलने से बनती हैं, हवा के अपर्दन से बनती हैं, नदियों के अपर्दन से बनती हैं, ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए थे। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑक्सबो झील क्या होती है, गोकुर झीलें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कहां बनती हैं, यह भी आपको पता है। गोकुर झील का निर्माण
किस कारण होता है, इस प्रकार का सवाल था। तो गोकुल झीलों का निर्माण अब आप कभी नहीं भूलेंगे, नदी के विसर्प के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के पर्वतीय एवं तराई क्षेत्र को क्या कहते हैं? लास्ट वीडियो में भी हमने जाना था कि पूर्वी या उत्तर पूर्वी भारत में तराई क्षेत्र के लिए द्वार शब्द का इस्तेमाल होता है। ये आपका यहाँ पे जो एग्जैक्ट लोकेशन है, बेसिकली वहां पर तीस्ता नदी बहती है, नॉर्थ ईस्ट की काफी इंपॉर्टेंट नदी है हमारी तीस्ता नदी। जो तीस्ता नदी है वो नॉर्थ ईस्ट में तराई के इलाके को दो भागों में बांट देती है। तराई का जो पूर्वी भाग है, जिसमें आपका ये जो जलपाईगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये आते हैं। यहाँ के इलाके को कहा जाता है स्थानीय भाषा में द्वार, और जो दूसरा इलाका है, पश्चिमी इलाका है, उसको तराई ही कहते हैं नॉर्मली। लेकिन क्योंकि स्थानीय नाम पूछा है, एग्जैक्ट ये वाला पूछा है, और तराई का ही दूसरा नाम है नॉर्थ ईस्ट में द्वार, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसको द्वार भी लिखा जाता है, यानी गेटवेज। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बील और द्वार शब्दों का सही अर्थ क्या है? बील आपको पता है दलदली भूमि जिसमें पानी भरा होता है, तो बील हमेशा जल से भरी रहने वाली निम्न भूमि है, और द्वार जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग का पर्वतीय और तराई इलाका। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान किन दो भौतिक इकाइयों के मध्य में स्थित है? अब हम पूर्वी मैदान के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। गंगा के मैदान को जाना, ऊपरी, मध्य और निम्न गंगा, तीनों को हमने देखा। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है यह किसके मध्य में स्थित है? ये हमारा मेघालय का पठार और हिमालय के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका सबसे पूर्वी भाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। इसका जो विस्तार है ज्यादातर आपको असम में देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे असम वैली या असम की घाटी या असम घाटी भी कहते हैं। जैसे जो गंगा का मैदान था उसका विस्तार कहां कहां था हमने देखा, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, उनका विस्तार कहां था हमने देखा। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसका विस्तार ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, ज्यादातर खासकर असम में आपको मिलेगा, इसीलिए इसे असम घाटी के नाम से भी जानते हैं। ये किस किस के मध्य में है? तो ये मेघालय के पठार, यानी जिसे हम शिलोंग का पठार भी कहते हैं, उसके और हिमालय पर्वत के बीच का ये एक इलाका है, ठीक है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, ठीक है, यानी किसी नदी के अंदर स्थित द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र के अंदर स्थित है, ब्रह्मपुत्र में स्थित है। कारण ब्रह्मपुत्र का मैदान मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच एक लंबा और संकरा मैदान है, जहां मिट्टी के अत्यधिक जमाव के कारण नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। देखिए, जो हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र का मैदान है, पूरा मैदानी इलाका है, इसके एक तरफ है हिमालय, दूसरी तरफ है मेघालय का पठार। इस वजह से यहां पर जो जमाव होता है, नदियां जो अपने साथ निक्षेपण लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती है, पूरा गाद लेकर आती है, मिट्टी, रेत, सारे का सारा ब्रह्मपुत्र नदी जब लाती है तो वो नदी में आकर के जमा होने लगता है, जिस वजह से यहां पर आपको बहुत सारे टापू, बहुत सारे द्वीप देखने को मिलेंगे ब्रह्मपुत्र के अंदर। इन्हीं में सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। तो कथन और कारण दोनों आपके यहां पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला, ब्रह्मपुत्र के मैदान में मुख्य रूप से किन दो फसलों की कृषि सर्वाधिक की जाती है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में आपको ज्यादातर चावल और पटसन की खेती ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी धान और पटसन यानी कि जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस इलाके में ज्यादातर ये दो फसलें होती हैं। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। हमने इन दोनों वीडियोस में, जिसमें हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को कवर किया, कई सारे स्थानीय शब्दों को देखा, जिसमें से कुछ यहां पर दिए गए हैं। देखिए, टाल भूमि किसको कहते हैं? तो टाल भूमि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि गंगा नदी के समांतर फैली दलदली भूमि, ठीक है। चौड़ भूमि किसे कहते हैं? वर्ष भर जल से भरी रहने वाली निचली भूमि, इसको चौड़ कहते हैं, जो गंगा के समांतर नहीं है, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा 3। बील किसे कहते हैं? बील भी यही है कि वर्ष भर जल से भरी रहती है, निचली भूमि है, लेकिन कहां की? बंगाल की। तीसरे का होगा 1। और द्वार क्या होता है? दार्जिलिंग का पर्वतीय और तराई वाला इलाका, यानी 2। 4, 3, 1, 2 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। अगला, सुमेलित करना है। यहां पे एक तरफ क्षेत्र या प्रादेशिक विशेषता है, दूसरी तरफ उनकी भौगोलिक शब्दावली। देखिए, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा तीव्र अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? इसको चौस कहते हैं, यानी कि 2।
डेल्टाई प्रदेशों का उच्च भूमि भाग। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डेल्टाई क्षेत्र के बारे में। डेल्टाई क्षेत्र में दो प्रकार की भूमि होती है, एक होता है उच्च भूमि, एक निम्न भूमि। उच्च भूमि को कहा जाता है चार, और निम्न भूमि को, जिसमें पानी भरा रहता है, आप जानते हैं बंगाल की साइड क्या कहते हैं, उसको भील कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरे का हो जाएगा एक। तीसरा है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त। तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए हैं समतल गर्त, समतल गड्ढे, इनको कहते हैं बॉल्सन, यानी कि चार। और डेल्टाई प्रदेशों का निचला इलाका, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिल। तो चारों हमने यहां पर मिला लिए। आपका सही आंसर यहां पे क्या बनेगा? 2 1 4 3 आपका सही आंसर बना। 2 1 4 3 आपका ये रहा। तो स्थानीय शब्द भी पूछ लेता है। अब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि बाल्सन क्या होता है, बिल क्या होता है, चौर्स क्या होता है, चार क्या होता है, इसके अलावा बेट क्या हो गया, इसके अलावा आपका पलाया क्या हो गया। उन सबको हमने डिटेल से यहाँ पे जाना। तो आज हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट वीडियो में हमने उसके पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने भाबर, तराई, खादर, बांगर इनके बारे में बात करी थी। आज हमने उत्तर भारत के क्षेत्र विभाजन को देखा, जिसमें हमने सबसे पहले पश्चिमी मैदान को देखा, जिसके अंतर्गत सिंधु का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान के मैदान के हमने सवाल देखे। फिर हमने पूर्वी मैदान की बात करी, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों को देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।